गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जय प्रक्रम के पोषण चैप्टर के बारे में हम लोग आगे के जो टॉपिक है वो जारी करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जल और CO2 के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सूर्य प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण में किस तरह से सहायता करता है। चलिए, तो सूर्य प्रकाश पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। यानी बिना सूर्य प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। और एकमात्र कौन है? सूर्य प्रकाश ही है जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है, स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होती है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होती है? रासायनिक ऊर्जा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होती है। ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है, तो क्या बोलेंगे, क्या आंसर देंगे? प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होती है, रासायनिक ऊर्जा में। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको देख लेते हैं। नोट्स को जैसे है, पहला है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। यानी प्रकाश जितना तेज होगा उतना ही अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में उतना ही तेजी से होगी। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। जितना भी नोट्स करके पढ़ाते हैं या बताया जाता है वो सब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी MCQ के लिए। इस सबको एकदम याद रख लेना है मुंह पर। चलिए, दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक होती है। यानी लाल और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक तेजी से होती है अन्य प्रकाश के मुकाबले में। चलिए अगला देखते हैं। छाया में वृद्धि करने वाले पौधे जियोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे मनी प्लांट, यानी मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो छांव में भी आसानी से वृद्धि कर लेता है और जीवित रहता है। तो ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? जियोफाइट्स। जो छांव में भी वृद्धि कर लेते हैं, आसानी से जी लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जियोफाइट्स। चलिए याद रखना है। उसके बाद अगला, तीव्र प्रकाश में वृद्धि करने वाले पौधे हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइट्स। तीव्र प्रकाश में वृद्धि करने वाले हेलियोफाइट्स। और छाया में, यानी जहाँ रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, उस जगह पर वृद्धि करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जियोफाइट्स। अगर यहाँ से पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि मनी प्लांट है, ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा जियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से हमको क्या चूज करना है? जियोफाइट्स। ये घुमा के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा आप लोग से, तो याद रखना। ये सब जो भी स्टार है नोट्स में, जो भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, सबको याद रखना है। इसके बाद है, अच्छा, हेलियोफाइट्स का उदाहरण जैसे है मक्का, सूर्यमुखी, उसके बाद नारियल। ये सब क्या है? नारियल। ये सब क्या है? नारियल। ये सब हेलियोफाइट्स है। ये तीव्र प्रकाश में यह अच्छे से ग्रोथ यानी वृद्धि करेंगे, यानी ये छांव में नहीं हो सकता है। ये हेलियोफाइट्स का उदाहरण है। जैसे मक्का है, सूर्यमुखी है, नारियल है, ये सब हेलियोफाइट्स में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि यानी प्रकाश संश्लेषण जो होती है पेड़ पौधे में, उसमें आखिर क्या क्या होता है? पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होता है, उसको स्टेप बाय समझते हैं। चलिए, पहला स्टेप है प्रकाश संश्लेषण में कि क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण। यानी पेड़ पौधे जो है अपनी पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के मदद से, उसकी सहायता से सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, यानी अवशोषित करती है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। वो जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित किया गया है क्लोरोफिल के द्वारा, उसका जो प्रकाश ऊर्जा जो एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया गया है पौधा के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, उसका रूपांतरण यानी परिवर्तन जो है किस में होता है?
रासायनिक ऊर्जा में होता है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा भी किए हैं। चलिए अगला है कि जल अणुओं का H2 एवं O2 में विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना, विघटन मतलब टूटना, ठीक है। यानी जो जल, देखिए पौधा जो है मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है, तो वो जो जल का अणु है वह किस में टूटता है, H2 एवं O2 में, यानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटता है। यही ऑक्सीजन वातावरण में पेड़ पौधा के द्वारा छोड़ दिया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं। उसके बाद है अगला स्टेप देखते हैं, CO2 का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में परिवर्तन। जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय वातावरण से यानी वायुमंडल से जो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में बदल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और यानी ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट कहिए या ग्लूकोज कहिए, वो उसमें बदल जाता है। इसी से पेड़ पौधा अपना वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। चलिए एक नोट्स है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटासोम्स। क्या है, क्वांटासोम्स। यानी कोई पूछ दे, एक ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, क्वांटासोम। या ऐसे पूछ दे क्वांटासोम क्या है, तब उसमें ऑप्शन देगा, तो इसमें एक ऑप्शन ये रहेगा प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो इधर से भी ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, पौधों में पोषण खत्म हो गई है, अब हम आगे जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जानवर, मनुष्य हम लोग भी एक तरह से क्या है, एनिमल ही है, जानवर के यानी जंतु के श्रेणी में आते हैं। तो चलिए क्या है कि प्रायः सभी जंतुएं परपोषी होते हैं, अपना पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधा को छोड़ करके जो भी जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव से लेकर के जानवर, छोटे छोटे जीव जंतु, मनुष्य, सभी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। पीछे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रायः सभी जंतुएं परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं मतलब वह अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, अपने पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो क्या है, परपोषी है। चलिए अब है जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती है। अब अवस्था देख लेते हैं कि क्या क्या होता है पोषण में। जंतु में पोषण होती है तो उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। इसमें पहला है अंतर्ग्रहण। क्या है, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। अंतर्ग्रहण मतलब यानी इंजेशन। चलिए देखते हैं क्या है इंजेशन। तो इस अवस्था में जंतुओं द्वारा भोजन का ग्रहण भिन्न भिन्न माध्यमों से किया जाता है। भिन्न भिन्न माध्यम का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग जो है से भोजन ग्रहण करने के लिए हम लोग के लिए एक विशेष अंग है, मुंह है। मुंह के द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव है जैसे अमीबा है, उसके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है मुंह, वो कुछ दूसरे विधि से भोजन को ग्रहण करता है। तो अंतर्ग्रहण क्या हो गया, अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना यानी भिन्न भिन्न माध्यमों द्वारा ग्रहण करना। जो जैसा जीव है उस तरह से वो अपना भोजन को ग्रहण करता है। चलिए दूसरा है पाचन। जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तब वो कहाँ जाता, किस अवस्था में जाता है, अगला स्टेप उस भोजन का पाचन होता है। तो देखते हैं इस अवस्था में पाचक रस कहने का मतलब एंजाइम, जो हमारे शरीर के जो पाचक रस ग्रंथि होती है उससे ये निकलती है, स्रावित होती है और भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो एंजाइम यानी पाचक रस यानी एंजाइम द्वारा भोज्य पदार्थों का सरलतम अणुओं में तोड़ा जाता है। यानी जो हम भोजन खाते हैं वो पेट में जाने के बाद वहाँ पे पाचक रस यानी एंजाइम स्रावित होती है हमारे पेट से, और भोजन जो भोज्य पदार्थ हम खाए हैं, ग्रहण किए हैं, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, यानी सरलतम अणुओं में तोड़ दिया जाता है ताकि पाचन में आसानी हो। चलिए जैसे नोट्स में देखते हैं, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। यानी जब हम मुंह में भोजन
प्रवेश करते हैं, यानी मुंह में भोजन जब जैसे खाना शुरू करते हैं चबाना, तो पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। कोई पूछेगा, अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि पाचन की क्रिया शुरू होती है, उसके बाद 4 ऑप्शन देगा, उसमें होगा एक ऑप्शन होगा मुख से, तो हमको यही ऑप्शन में आंसर में चूज करना है। चलिए यहाँ देखिए, ये माउथ है, मुंह, यहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी को बोलते हैं इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। यही भोजन धीरे धीरे यहाँ से, और पाचन यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से पाचन भी शुरू हो जाता है मुख से ही। और यहाँ पे सलेवरी ग्रैंड है, यहाँ से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, हमारे भोजन में ये मिल करके यहीं से वह पाचन की क्रिया शुरू कर देती है। फिर ये जाते यहाँ से ये फूड पाइप है, यहाँ आगे चल करके ये आमाशय में जाता है, जहाँ पे पाचन की क्रिया संचालित होती है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, यानी जब पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तब पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है उसका हमारा शरीर जो है अवशोषित करता है, यानी अवशोषण होता है, हमारे शरीर द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे देखिए, पचे हुए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का छोटी आंत से रक्त तक, छोटी आंत से रक्त तक पहुंचाया जाता है। ये है छोटी आंत, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, छोटी आंत। इसी छोटी आंत में जो है, जो पोषक तत्व प्राप्त होती है भोजन से, उसको रक्त में मिला दिया जाता है, यानी हमारे ब्लड यानी खून में मिला दिया जाता है अवशोषित करके। उसके बाद देखते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी क्या होता है, तो रक्त द्वारा भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। रक्त को मिल गया पोषक तत्व, कहाँ से मिला, तो छोटी आंत द्वारा उसको पहुंचाया गया रक्त में। अब रक्त चूंकि हमारे शरीर में हमेशा रन करते रहता है, ये परिवहन तंत्र, परिवहन में सहायता करता है। तो रक्त जो है उस पोषक तत्व को शरीर के जितने कोशिका है, सर से लेकर पांव तक जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी अंगों में, सभी कोशिकाओं में, सभी उत्तकों में ये क्या करता है, पोषक तत्व को पहुंचाता है, जिससे हमारा जो कोशिका है उससे ऊर्जा प्राप्त करता है और हम अच्छा से ऊर्जा प्राप्त करके अपना काम उम करते हैं और वृद्धि करता है हमारा शरीर। तो ये हो गया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, तो रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पोषक तत्व को पहुंचाना। उसके बाद है पांचवा स्टेप है बहिष्करण, एक्सक्रेशन। बहिष्करण यानी एक्सक्रेशन। अब इसमें होता क्या है, अब भोजन का पाचन भी हो गया, अवशोषण, स्वांगीकरण हो गया। अब जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है हमारे शरीर में, भोजन के पाचन के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, बहिष्करण यानी एक्सक्रेशन। यानी पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बहिष्करण यानी एक्सक्रेशन बोला जाता है। जैसे यहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण किए, अंतर्ग्रहण हुआ, उसके बाद भोजन ये यहाँ से होते हुए फूड पाइप है, ये होते हुए कहाँ जाता है, अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय यानी स्टोमक में आता है, और ये अमाशय में जाकर के कुछ देर के लिए स्टोर होता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम जो है, पाचक रस यानी एंजाइम भोज्य पदार्थ को पचाने में सहायता करते हैं। उसके बाद ये फिर आगे पचते हुए पहुँचता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व है उसको ब्लड में यानी रक्त में मिला दिया जाता है, और रक्त वहाँ से पूरे शरीर में पोषक तत्व को भेज देता है सभी कोशिकाओं तक। अब ये जो है छोटी आंत से जो पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भेज दिया जाता है भोजन को बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में लास्ट में जल का अवशोषण होता है। जो हम हमारे भोजन में जल यानी पानी उनी जो भी हम पीते हैं, वह किस में अवशोषण होता है, बड़ी आंत में। जल का अवशोषण
बड़ी आंत में होता है। और जब जल का अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह जो है एनस के द्वारा शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं बहिष्करण। ठीक है, समझ में आ गया है सब लोग को? चलिए अगला है, ये 5 स्टेप हम लोगों ने देखा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और एक्सक्रेशन यानी बहिष्करण। ये 5 अवस्था होती है जंतुओं में पोषण के। अब जंतुओं में पोषण होता कैसे है, तो पहला है कौन कौन से जंतु में के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा में पोषण। यह अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा भी एक प्रकार का जंतु है जो बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म जीव के रूप में होता है। चलिए देखते हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए अमीबा के बारे में कि अमीबा यह एक कोशिकीय जीव है, यानी अमीबा में मात्र एक कोशिका है, यानी यह एक ही कोशिका से बना हुआ है जो मृदु जल में पाया जाता है। मृदु जल कहने का मतलब है वह मीठा जल, यानी वैसा जल जो हम हमारे आसपास जो जिससे मृदु जल उसी को बोलते हैं जो साधारण जल है, जो हम लोग यूज में करते हैं कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, नहाने में, जो हमारे पास जो जल है उसी को बोलते हैं मृदु जल। यानी यह क्या है, मृदु जल में ही पाया जाता है। इसकी आकृति अनिश्चित होती है। देख रहे हैं ना, ये अमीबा का ये फोटो है, और ये देखिए ये 3D फोटो है अमीबा का, इसी तरह से वो दिखता है। इसका आकृति एक जैसा नहीं होता है, ये समय पर अपना आकृति हमेशा बदलते रहता है। देख लीजिए ये सब अमीबा का फोटो है, पिक्चर है। तो इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होता है। ये कभी किसी प्रकार किसी आकृति में रहेगा, फिर जस्ट तुरंत उसका आकृति बदल जाएगा, अनिश्चित होती है। इसमें पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले अभी चर्चा किए हैं, बताए हैं कि हम लोग मनुष्य में पोषण के लिए एक विशेष अंग है, अंतर्ग्रहण के लिए मुख है, उसके बाद वहाँ से फूड पाइप से होते हुए अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत, यानी हर स्टेप में हमारे पास पाचन के लिए, पोषण के लिए क्या है, विशेष अंग है। लेकिन अमीबा में ये बात नहीं है, कोई विशेष अंग नहीं होती है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपादों की सहायता से होती है। इसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है, इसको याद रखना ये 2 बात। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने जो किया जाता है वो कैसे करता है, कूटपाद ये है, देखिए ये जो निकला भाग है ये इसी को बोलते हैं कूटपाद। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा से दिख रहा है, देखिए ये वाला भाग, ये कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नुकीला है, ऐसे करके बहुत सारा इसमें कूटपाद निकले होते हैं। उसी के द्वारा अमीबा जो है अपना भोजन को ग्रहण करता है। इसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है, यानी इसमें पाचन के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं है। वह ये तो खुद एक कोशिका का बना होता है, और इसी कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है। देखिए यहाँ पे ये अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है, तो देखिए ये एक अमीबा है, और इसका जो है भोजन यहाँ पे एक लाल रंग से दिखाया गया है कि जैसे ही अमीबा के पास इसका भोजन आता है तो ये जो है अपना कूटपाद जो है उधर की ओर बढ़ा देता है, अपना आकृति बदल लेता है। देखिए यहाँ भोजन है, और देखिए इसको दोनों ओर से घेरना शुरू कर दिया, इस तरह से जो कूटपाद है घेरना शुरू कर दिया, और घेरते वो आगे से अपने में उसको ब्लॉक कर लिया, बंद कर लिया, ऐसे करके। पहले यहाँ है, ऐसे गया, ऐसे करके उसको बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद अब वो जो भोजन था उसको पूरी तरह से अपने में क्या कर लिया, समाहित कर लिया, समेट लिया। अब अंदर उस भोजन का कौन सा पाचन होगा, तो अंतःकोशिकीय पाचन। क्या होगा, अंतःकोशिकीय पाचन होगा। जब पाचन होने के बाद उससे जब ये अपना पोषण प्राप्त कर लेगा, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब जो अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाएंगे उसको फिर शरीर अपने कोशिकांग से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, बहिष्करण होता है, उसी तरह से ये भी बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देती है। चलिए
चलिए अब है पैरामीशियम। अमीबा देख लिए। अमीबा के बारे में बताइए। कोशिकीय जीव है, मृदु जल में पाया जाता है और इसमें कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है जो पाचन और पोषण में सहायता करता हो। इसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अब देखते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम देखिए, पैरामीशियम इसका पैर का जो चप्पल होता है उसी का आकार का है और इसका नाम भी पैरामीशियम है। देखिए क्या होता है, तो पैरामीशियम जो है यह एक कोशिकीय जीव है, यानी अमीबा भी एक कोशिकीय जीव और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव जो मृदु जल में पाया जाता है। ये भी मृदु जल में पाया जाता है। इसकी आकृति चप्पल की तरह निश्चित होती है। अमीबा जो है उसकी आकृति अनिश्चित होती है, जबकि पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। कैसा होता है, तो चप्पल के आकार के जैसा। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। पूछा जाएगा कि अमीबा किस संघ का प्राणी है, तो प्रोटोजोआ संघ का। भोजन का ग्रहण कोशिका मुख द्वारा करता है। उसमें कोई विशेष अंग भोजन ग्रहण के लिए नहीं था, लेकिन पैरामीशियम में एक विशेष अंग है, उसका नाम है कोशिका मुख। यानी पैरामीशियम जो है भोजन का ग्रहण कोशिका मुख द्वारा करता है। शरीर के अंदर भोजन रसधानी का निर्माण करता है जो पाचन में सहायक होता है। इसके चारों ओर महीन संरचना सिलिया पाई जाती है जो गति करने में सहायक होती है। देखिए ये सब पैरामीशियम है। इसके चारों ओर छोटा छोटा महीन रोम जो है, यानी बाल की तरह या कीर्ति होती है, जिसको सिलिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिलिया। क्या बोला जाता है, सिलिया। ये सिलिया जो है ये पैरामीशियम को चलने में यानी गति करने में सहायता करता है। इसके चारों ओर बाल, छोटे छोटे बाल की तरह रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सिलिया। इसका कार्य क्या है, तो पैरामीशियम को गति करने में यानी चलने में सहायता करता है। अच्छा, ये दोनों का जो भोजन है वो क्या होता है, तो भोजन जो है इस भोजन के रूप में क्या करता है, भोजन के रूप में जैसे हो गया छोटे छोटे जीवाणु, अपने से जो भी छोटा होगा, छोटे छोटे जीवाणु, कवक और कार्बनिक, छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ जो भी इसके आसपास आएगा उसको क्या करेगा, भोजन के रूप में इसको ग्रहण करेगा। यही इसका भोजन है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अब अमीबा देख लिए, पैरामीशियम देख लिए, जो दोनों एक कोशिकीय जीव है। अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मनुष्य का पाचन तंत्र। ये मैट्रिक एग्जाम में अक्सरहा पूछ देता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। ये अक्सरहा पूछता है। चलिए इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ना है, तैयारी करना है ध्यान से। चलिए मनुष्य का पाचन तंत्र। तो देखिए पाचन तंत्र जो है यानी कौन कौन सा सिस्टम है हमारे बॉडी में, कैसे कार्य करता है, कैसे पाचन प्रक्रिया होती है, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए पहला है मनुष्य का आहार नाल। थोड़ा आहार नाल के बारे में जानकारी ले लीजिए। आहार नाल जो है ये मुख से, यहाँ देख रहे हैं ना, ये मनुष्य मुख से लेकर के शुरू होकर के ये फूड पाइप है, ये होते हुए अमाशय होते हुए फिर अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत से फिर आ गया अनस तक यानी गुदा तक। ये एक लंबी, बहुत ही लंबी एक नली होती है जो भिन्न भिन्न क्या होती है, आगे चल करके कुछ मोटा हो जाएगा, कुछ पतला हो जाएगा, यानी भिन्न भिन्न व्यास की होती है। जैसे देखिए यहाँ मुंह है, ये आगे चल करके यहाँ पे हम जो भोजन चबाए थोड़ा चौड़ा है मुंह के अंदर, फिर जब भोजन को निगलते हैं फूड पाइप से जाता है तो ये पतला नली हो जाता है। फिर आगे जा करके ये अमाशय में भोजन जाता है तो अमाशय एक फिर चौड़ा हो जाता है। फिर भोजन आगे जाता है छोटी आंत में तो फिर ये पतला हो जाता है। यानी विभिन्न व्यास वाली ये एक नली होती है जो हमारे मुख से लेकर के गुदा तक पाया जाता है, फैला होता है। तो ये है आहार नाल। ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है ये आहार नाल है। चलिए देखते हैं आहार नाल। तो मुख से लेकर मल द्वार, जिसको गुदा बोलते हैं एनस, मुख से लेकर मल द्वार तक विभिन्न व्यास वाली 8 से 10 मीटर लंबा कुंडलित
रचना पाई जाती है जिसमें समस्त पाचन क्रियाएं संपन्न होती है। अभी बताए हैं क्या है, विभिन्न व्यास वाली, यानी कभी मोटा होगा, कभी पतला होगा, कभी चौड़ा होगा। ये इसका लंबाई कितना होगा, 8 से 10 मीटर, यानी मुख से लेकर के ये जो गुदा है यानी मल द्वार है वहाँ तक का जो पूरे आंत सहित जो उसका लंबाई है आहार नाल का कितना है, 8 से 10 मीटर है। और लंबा और कुंडलित, कुंडलित मतलब घुमावदार, जैसे ये देखिए छोटी आंत बड़ी आंत, ये कुंडलित है, घुमावदार है। तो मुख से लेकर मल द्वार तक विभिन्न व्यास वाली 8 से 10 मीटर लंबा कुंडलित रचना पाई जाती है जिसमें समस्त पाचन प्रक्रियाएं संपन्न होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए ये देख लीजिए, ये एकदम ओरिजिनल टाइप का ये हमारे पाचन तंत्र का फिगर है। देख लीजिए, ये लीवर है, ये अग्नाशय अमाशय है, ये छोटी आंत बड़ी आंत गुदा, ये सब है। चलिए अब आगे देखते हैं आहार नाल के मुख्य भाग तथा उनके कार्य। आगे क्या पढ़ेंगे, जो ये पूरा आहार नाल है इसमें कौन कौन सा अंग आते हैं, उसके कौन कौन से कार्य हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो है आहार नाल का भाग वह है मुख गुहा, यानी हमारा मुंह, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख गुहा यानी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी मुंह, जहाँ से भोजन हम ग्रहण करते हैं। यह आहार नाल का प्रारंभिक भाग है। ये यहाँ से, ये हमारा आहार नाल का प्रारंभिक भाग है जिसमें निम्न अंग पाए जाते हैं। यानी हमारा मुख जो है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो पहला देखते हैं तालु। तालु यह मुख गुहा का ऊपरी भाग है जो भोजन निगलते समय आंतरिक नासिका को बंद कर देता है। इसका अगला भाग कठोर तथा पिछला भाग मुलायम होता है जिसे यूथुला कहा जाता है। ये जो हमारा मुख है इसमें ऊपर जो भाग है, ऊपर वाला भाग मुख के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, तालु। यह आगे, तालु का आगे का भाग कठोर होता है और अंदर का भाग मुलायम होता है। अंदर वाला भाग को हम लोग यूथुला बोलते हैं। यह यूथुला जो है हमारे, देखिए आंतरिक नासिका को, यानी भोजन जब निकलते हैं उस समय आंतरिक नासिका यानी नाक और मुंह का जो जहाँ पे मिलता है, वो जो आंतरिक नासिका को वो बंद कर देता है। यूथुला का क्या काम है, वो आंतरिक नासिका को बंद कर देता है ताकि भोजन निकलने में आसानी हो। देखिए भोजन निगलते समय नासिक छिद्र को यूथुला बंद कर देता है। अगर नहीं बंद करे तो क्या होगा, यह भोजन जो है ऐसे हो सकता है नाक में निकल जाए। तो ये जो नासिका छिद्र है, भोजन हम निकल जाना चाहिए, इधर निकल जाएगा नाक में, तो उसको कौन बंद करता है, यूथुला, यानी तालु का अंदर वाला भाग जो मुलायम होता है। ठीक है, ये देखिए, ये है, ये मुख है, ये ही तालु है। क्या है, ऊपर का ये तालु है, और ये जो है यही है यूथुला। क्या है, ये मुलायम होता है, और ये अंदर का भाग मुलायम और ने का होता है, आगे का भाग कठोर होता है। यही जो है ये क्या करता है, नासिका छिद्र को बंद करता है। चलिए अब है तालु, समझ गए। अगला भाग कठोर, पिछला भाग मुलायम, पिछला भाग को यूथुला बोलते हैं। यूथुला ही भोजन को निगलते समय नासिका छिद्र को बंद कर देता है जिससे नाक से भोजन न निकले। चलिए जीभ, टोंग, जीभा यानी जीभ, ये वाला जीभ देखिए ये। चलिए जीभ क्या है तो देखते हैं। यह मांसल, लचीला तथा स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। इसके ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे स्वाद कलियां पाई जाती है जो स्वाद की अनुभूति देता है। यानी जीभ क्या है, तो जीभ एक मांसल, लचीली एवं स्वाद के लिए क्या है, संवेदनशील है। यानी यह स्वाद को पता करती है कि यह तीत है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, यह कौन पता करता है, जीभ। इसके ऊपरी सतह यानी ऊपर जीभ का जो ऊपरी भाग है, जीभ का जो ये ऊपर का जो सतह है उस पर बहुत छोटे छोटे स्वाद कली पाई जाती है जो स्वाद की अनुभूति देती है। यानी वही बताता है हमारे ब्रेन को कि भोजन नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, वो जो भी है। चलिए अब जीभ का जो अगला भाग है, जीभ का जो अगला भाग है, जीभ का अगला भाग मीठा का अनुभूति कराता है। कैसा, मीठा।
जीभ का सबसे आगे वाला भाग वो कैसा स्वाद को एक अनुभूति देता है? मीठा। और मध्य भाग, बीच का भाग नमकीन और खट्टा, और पीछे का भाग कड़वा। मीठा आप लोग समझते हैं, नमकीन भी समझते हैं, खट्टा भी समझते हैं, लेकिन कड़वा आप सभी लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते। कड़वा का मतलब जैसे कि नीम का पत्ता, नीम का पत्ता कभी खाए होंगे तो वो जो कड़वाहट होती है, वो जो तीतापन टाइप का जो होता है, उसी को बोलते हैं कड़वा। क्या बोलते हैं उसको? कड़वा। तो कड़वा भाग, कड़वा जो स्वाद है किस भाग से पता चलता है जीभ के? तो सबसे पीछे वाले भाग। चलिए अब हो गया। अब दांत क्या क्या देख लिए? जीभ देख लिए, तालू देख लिए। अब इसी मुख गुहा में दांत भी है, दांत के बारे में पढ़ते हैं। ये दांत जो है यह दोनों जबड़ों पर सुव्यवस्थित होता है, यानी जबड़ा हमारे मुख में दो है, एक ऊपर का और एक नीचे का। ये दोनों जबड़ों पर देखिए, ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा, तो दोनों जबड़ों पर ये सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित मतलब एकदम सिस्टमैटिक ये पाया जाता है, अवस्थित रहता है। अब देखते हैं प्रत्येक दांत का 3 भाग होता है। दांत के भाग में पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक दांत में कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। पहला देखिए है, पहला है जड़, जिसको रूट बोलते हैं। तो यह भाग मसूढ़ के अंदर धंसा होता है। देखिए ये जो है ये एक दांत है, इसमें 3 भाग होंगे, ठीक है? इसमें कितना भाग होंगे? 3 भाग होंगे। देखिए ये मसूढ़ा है, ये यहाँ तक मसूढ़ा है। ये इसके अंदर जो धंसा हुआ है इसी को बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़ यानी रूट। ये पहला भाग हो गया जड़। ये क्या है? जड़। चलिए अब दूसरा भाग है नेक यानी ग्रीवा। दूसरा भाग कौन है? तो यह भाग मसूढ़ के मांसल त्वचा से ढका रहता है। मसूढ़ के मांसल त्वचा से ढका रहता है। जैसे देखिए ये दिख रहा है, यहाँ तक है मसूढ़ा, मसूढ़ा का मांसल भाग यहाँ तक। ये जो मांसल है हमारे मसूढ़ा का जो ये दिखता है उससे ढका होता है। ये दूसरा भाग, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा यानी नेक। ग्रीवा यानी नेक, ये दूसरा भाग है। और तीसरा भाग जो है शिखर, जिसको क्राउन बोलते हैं। यह सबसे ऊपरी भाग है जो सफ़ेद एवं चमकीले पदार्थ से बना होता है, जिसे इनामेल कहते हैं। जो हमारा दांत दिखता है, जो सफ़ेद भाग दिखता है, उसको बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। ये तीसरा भाग है, शिखर यानी क्राउन। ये जो भाग है यह सफ़ेद और चमकीला होता है, और वह जो सफ़ेद और चमकीला पदार्थ है वो किससे बना होता है? इनामेल का बना होता है। इनामेल बहुत ही कठोर पदार्थ है। यह दांत को क्या करता है? रक्षा करता है। दांत को ये रक्षा करता है। चलिए अब देखते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार में देखते हैं। दांत जो है देखिए 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत पाया जाता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। सबका यहाँ पे आकृति है, कैसा दिखता है। अब देखते हैं पहला क्या है? इंसाइजर, जिसको कतरनक भी बोला जाता है। इंसाइजर को क्या बोला जाता है? कतरनक का। इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना। ये जो अगला भाग है हमारे दांत का जो दिखता है वही क्या है? इंसाइजर है। ये सिर्फ भोजन को काटते हैं। कोई फल वगैरह हम खाते हैं या कुछ भी रोटी वगैरह, तो आगे वाले भाग से ही उसको क्या करते हैं? काटते हैं। तो क्या है? इंसाइजर है। ये आगे पाया जाता है। इसकी संख्या देखते हैं। इसका कार्य देख ले कि भोजन को काटना इसका काम है। संख्या 8 है, यानी इंसाइजर की संख्या 8। 4 ऊपर वाले जबड़ा में और 4 नीचे वाले जबड़ा में, तो कुल 8 हो गया। चलिए अब दूसरा प्रकार है कैनाइन। दूसरा है कैनाइन। कैनाइन का कार्य क्या है? भोजन को चीरना और फाड़ना। हम लोग मटन वगैरह या कुछ भी नॉनवेज या कुछ भी, चाहे गन्ना छिलना हो, जो थोड़ा ताकत लगता हो दांत के द्वारा, तो किससे करते हैं? कैनाइन के द्वारा। ये मजबूत होता है, ये चीरने फाड़ने में ये काम आता है। तो इसकी संख्या देखते हैं, तो यह 4 है। इसकी संख्या 4 है। 2 ऊपर वाले जबड़ा में और 2 नीचे वाले जबड़ा में। एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये
बहुत ही नुकीला होता है, देखिए नुकीला दांत होता है, चीरने फाड़ने में ये बहुत ही मदद करता है। तो कैनाइन की संख्या हो गया 4, 2 ऊपर 2 नीचे। अब देखते हैं प्री मोलर। अब अगला कौन सा है? प्री मोलर। प्री मोलर का कार्य क्या है? तो भोजन को चबाना, यानी भोजन को चबाने में प्री मोलर सहायता करता है। इसकी संख्या कितना है? तो इसका भी संख्या जो है, इसका संख्या 8 है, 4 ऊपर वाले जबड़ा में और 4 नीचे वाले जबड़े में। चलिए अब है मोलर। प्री मोलर के बाद मोलर। मोलर का कार्य क्या है? तो भोजन को पीसना, यानी महीन करना। क्या करना? महीन करना, और बहुत ही छोटे छोटे बारीक टुकड़ा में तोड़ना, कि ताकि भोजन को निगलने में आसानी हो। इसका काम है भोजन को पीस करके महीन कर देना, ताकि भोजन आसानी से निगला जा सके। इसकी संख्या 12, मोलर की संख्या 12। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल दांत की संख्या 32। लेकिन ये 32 जो है वयस्क मनुष्य में, यानी सभी मनुष्यों में नहीं, बच्चा में 32 दांत नहीं होता है। एक जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तब उसमें सारे दांत आते हैं 32। तो देख लिए दांत के प्रकार में, देख लिए हम लोगों ने कर्तन यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हम लोग देख लिए। अब है दांत का प्रकार जो है विकास के आधार पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि विकास जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं, छोटा से बड़ा होते हैं, तब दांत किस प्रकार से कब कैसे आता है। देखिए पहला है दूध का दांत। दूध का दांत का मतलब है कि बच्चा, मानी जब बच्चा अभी दूध, जब से वो माँ का दूध पीता है, उस समय जब दांत आने लगता है, तब इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत। यानी वह दांत जो माँ बच्चा जो है जब दूध पी रहा था उस समय से ही आना शुरू हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत। तो जो है संख्या कितना होता है दूध के दांत? 20। कितना होता है? 20। बोले ना कि सभी अवस्था में अलग अलग होती है। 32 होता है एक वयस्क में। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। आयु यानी कब से कब तक? तो देखते हैं 6 से लेकर के 24 माह तक, यानी 6 माह से लेकर, यानी 6 महीने से लेकर के 24 महीना तक ये सारे दांत बच्चों में निकल आते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है। ये सभी ये दांत क्या कहलाते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। चलिए अब है दूध के दांत के बाद है अस्थाई दांत। अस्थाई मतलब ये परमानेंट दांत के बात कर रहे हैं। इसकी संख्या 32 होती है। संपूर्ण अस्थाई दांत 24 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। यानी ये जो 32 दांत हैं, कितने वर्ष की आयु तक आ जाते हैं? तो 24 वर्ष तक। यानी हम 24 वर्ष आयु पूरा करेंगे, हमारा जो पूर्ण दांत है वह विकसित हो जाएंगे। चलिए दंत सूत्र है, इसको थोड़ा समझ लेना है। दंत सूत्र क्या है? तो देखिए आई ये इंसाइजर को डिनोट करता है, सी कैनाइन को, पी एम यानी प्री मोलर, एम मोलर। यानी ये ऊपर नीचे, ये देख रहे हैं 2/2, यानी ऊपर नीचे को क्या करता है? डिनोट कर रहा है। यह है कैनाइन, ऊपर नीचे यानी जबड़ा, ऊपर के जबड़ा नीचे के जबड़ा। प्री मोलर ऊपर के जबड़ा नीचे के जबड़ा। मोलर ऊपर के जबड़ा और नीचे के जबड़ा। और सब को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे या जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 32। जैसे देखते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3, ऊपर वाले को सबको लिख दिए, फिर नीचे 2 1 2 3, 2 1 2 3, नीचे वाले को सबको लिख दिए। ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही दांत की संख्या होगा। तो 2 3 2 5 3 8, 8 ऊपर 2 3 2 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, तो 8 और 8 हो गया 16। इसको 2 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल आ गया दांत की संख्या 32। ठीक है, ये दंत सूत्र है, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब है, अभी बताए हैं आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्री मोलर और एम से मोलर। यानी ये जो संकेत दिया है उसका ये है, यानी दांत के प्रकार के बारे में कह रहा है। चलिए समझ गए यहाँ तक। अब देखते हैं दंत क्षरण यानी डेंटल कैरीज। दंत क्षरण क्या होता है? यहाँ पे देखिए समझते हैं। ये 3 दांत को दिखाया गया है
जो पहला जो दांत है वह बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल दांत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दांत है डेंटल कैरीज, यानी इसमें दांत में जो है ना खराबी आना शुरू हो गया है, डेंटल कैरीज आ गया है, दांत खराब होना शुरू हो गया है। तीसरा जो फिगर देख रहे हैं डेंटल कैविटीज है। डेंटल कैविटीज जो है जब दांत में सड़न शुरू हो जाती है, यानी दांत क्षरण में बहुत बुरी तरह होने लगती है, दांत खराब होने लगती है, तो वह डेंटल कैविटीज में चला आता है। देखते हैं दांत क्षरण होता क्या है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं दंत क्षरण। तो कोई बच्चा कोई भी जो ज़्यादा टॉफ़ी खाते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं, वो खाने के बाद अक्सर वो कुल्ला नहीं करते या सही ढंग से पानी नहीं पीते हैं, तो वो दांत के दो दांत के बीच जो गैप होता है उसमें वो फंस जाता है और वहाँ पे जीवाणु जो है पनप पाते हैं। जीवाणु जैसे ही पनपेंगे, जब हम लोग भोजन भी खाते हैं तो भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा दो दांत के बीच गैप में फंस जाते हैं और वह जल्दी आसानी से नहीं निकल पाता है। और हम लोग क्या करते हैं, रात को सो जाते हैं, मुंह बंद होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हम सही से हो नहीं पाता, नाक से सांस लेते हैं और मुंह बंद रहता है। इससे मुंह में क्या होता है, दांत में बैक्टीरिया पनपता है और वह बैक्टीरिया पनपने के बाद वहाँ पे एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है, एसिड बनाता है और यही एसिड जो है दांत को क्षरण करता है, यानी खराब करने लगता है। वही एसिड क्या करता है, दांत को खराब करता है। और जैसे बताए हैं कि दांत का ऊपरी भाग इनामेल होता है जो दांत की रक्षा करता है, वह इनामेल को एसिड खत्म कर देता है और जैसे ही इनामेल का परत खत्म होगा तो वो क्या हो जाता है, डेंटल कैरीज, यानी उसमें क्षरण होकर के दांत जो है खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा, बदबू देने लगेगा और स्थिति खराब होगा तो दांत एकदम मतलब काला पड़ जाएगा। उसको बोलते हैं डेंटल कैविटी, यानी दांत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि अगर छोटे बच्चे को ज़्यादा टॉफ़ी या मीठा चीज़ ना दे, अगर खाए जैसे आइसक्रीम वगैरह कुछ भी, तो उससे दांत को असर पड़ता है। और जब हम भोजन करें तो अच्छी तरह खाने के बाद अच्छा तरह से कुल्ला कर ले या पानी कर ले, या हो सके तो संभव हो तो रात को भी ब्रश कर ले। इससे हमारा दांत स्वस्थ रहेगा और डेंटल कैविटी से हम लोग बचे रहेंगे। चलिए अब हम लोग ने पहला देख लिया था, अब दूसरा देखेंगे ग्रसनी। पहला देखे थे मुख गुहा, क्या देखे थे, मुख गुहा। उसके बाद मुख गुहा और उसमें का जो पार्ट था, तालू था, जीभ था, दांत था, वो सब देख लिए। अब दूसरा जो भाग है वह है ग्रसनी, यानी फायरिंग्स। यहाँ पे देखिए ये फायरिंग, ये मुख गुहा था मुंह, अब ये अगला आ गया ग्रसनी यानी फायरिंग्स। ये भी आहार नाल का अंग है। देखते हैं ग्रसनी क्या है। तो मुख गुहा के पीछे जहाँ भोजन नली एवं श्वास नली एक स्थान पर मिलते हैं उसे ग्रसनी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन निगलते समय कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। उस पीछे भी समझाए थे कि श्वास नली यानी जब हम श्वास लेते हैं तो दोनों फेफड़ा में जाता है, दोनों फेफड़ा में श्वास जाता है, और जो खाना खाते हैं दोनों का जो पॉइंट है यही है, यानी ग्रसनी के पास है। तो इसका काम क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस समय ये वाला द्वार जो है, जो पेट में जाएगा भोजन, उधर वाला द्वार खोलता है और जो लंग्स में जाने का जो रास्ता जो सांस का है उसको बंद कर देता है, ताकि भोजन फेफड़ा वाले रास्ते में ना जाए, वो सीधा अमाशय में जाए। ये इसका काम है ग्रसनी का। ये मैनेजमेंट है, यानी ट्रैफिक है, किसको जाना है कौन नहीं ये डिसाइड करता है। और जब हम खाना खाते समय सोचते हैं खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं खा रहे हैं, तो मेरा ब्रेन जो है बिजी हो जाता है कहीं। तो हम खाना खाते हैं खा रहे हैं या ब्रेन बिजी है तो ब्रेन इसको सही से सिग्नल नहीं दे पाता कि तुमको काम क्या है, तो भुला जाता है। ये ग्रसनी क्या है, भुला जाता है। बस बंद करना चाहिए था फेफड़ा वाला, खोलना चाहिए था भोजन निगलते समय ये जो अमाशय में जाना है, ये उल्टा कर देता है ग्रसनिया। क्या करता है कि फेफड़ा वाला खोल देता है या एक बंद कर देता है। तो जब जैसे ही भोजन निकलेंगे तो हमको हिचकी आता है। क्या आता है, हिचकी। भोजन जो है चल जाता है दोनों श्वास नली यानी फेफड़ा वाला में, तो फेफड़ा परेशान हो जाता है, कहता है इसको इन्हें नहीं आना था, इन्हें आ रहा है। तो वही फेफड़ा अंदर से
प्रेशर करता है जोर से कि भागो यहाँ से भागो, इसी क्रम में हमको बड़ी तेज हिचकी आता है, सड़क भी जाता है, नाक में से चावल दाल भी कभी कभी निकल जाता है। तो यह बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है किस समय, जब हम भोजन निकलते हैं। इसलिए भोजन करते समय हमें इधर उधर कुछ नहीं सोचना चाहिए, ध्यान लगा करके भोजन करना चाहिए ताकि ब्रेन जो है अच्छा से वर्क करे। और ये हो गया ग्रसनी का मुख्य कार्य है। चलिए अब तीसरा है ग्रास नली। क्या है? ओइसोफेगस, ग्रास नली। देखिए उसके आगे, ग्रसनी के आगे ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं ओइसोफेगस यानी ग्रास नली। भोजन इसी नली से होकर के अमाशय में प्रवेश करता है। देखते हैं क्या है, तो यह 25 से 30 सेंटीमीटर याद रखना है, 25 से 30 सेंटीमीटर की पतली नली है जो ग्रीवा से होते हुए अमाशय में खुलती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को अमाशय तक पहुंचाना है। ये जो ग्रसनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबाई है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, पतली नली है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो जो हम भोजन निगलते हैं उसके द्वारा उसी से होकर के भोजन कहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो अमाशय तक। कहाँ तक? अमाशय तक भोजन को पहुँचाया जाता है ग्रास नली के द्वारा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब है चौथा पार्ट है अमाशय। चलिए मुख्य देख लिए, ग्रसनी देख लिए, ग्रास नली देख लिए पूरा। अब देख रहे हैं अमाशय। ये हमारा अमाशय है जो जे आकार का होता है। कैसा होता है? लगभग जे आकृति का एक थैली होता है। देखते हैं, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिससे निम्नलिखित जठर रस स्रावित होती है। यानी अमाशय जो है थैलीनुमा, मांसल थैलीनुमा आकृति है, संरचना है, जिसमें बहुत सारी जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर रस पाया जाता है, जिसे एंजाइम बोलते हैं। यह पाचन में सहायता करता है। अब कौन कौन सा जठर रस जो है सो स्रावित होती है, तो पहला है पेप्सिन। ये सब याद रखिएगा, यह जनरल कंपटीशन जो भी है भविष्य में आएगा उसमें बहुत काम आएगा। बोर्ड में तो काम आएगा ही आएगा, आगे भी ये काम आएगा। चलिए पहला कौन सा जठर रस है, एंजाइम है पेप्सिन। इसका काम क्या है, तो यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में तोड़ देता है जिससे पाचन आसान हो जाता है। पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य इसका प्रोटीन के पाचन में है। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन के पाचन में। पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो क्या बोलेंगे? पेप्सिन। क्या बोलेंगे? पेप्सिन। यह जो है यह प्रोटीन को पाचन कैसे करता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में तोड़ देता है जिससे पाचन आसान हो जाता है। ऐसे भी पूछ देगा कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में कौन तोड़ता है, तो पेप्सिन। कौन तोड़ता है? पेप्सिन। क्लियर है? चलिए दूसरा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी अमाशय में ही स्रावित होता है। HCl और पेप्सिन ये दोनों अमाशय में ही स्रावित होता है, निकलता है। चलिए देखते हैं, यह पेप्सिन को सक्रिय करता है तथा भोजन के साथ आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। HCl का दो कार्य है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है उसको सक्रिय करता है। सक्रिय करने का मतलब उलेजी टाइप से बैठा हुआ है, जाओ ना रे काम करो ना अपना, यानी सक्रिय करता है। किसको? पेप्सिन को। कौन सक्रिय करता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पेप्सिन को सक्रिय करता है। और जो हम भोजन करते हैं तो कभी कभी हमारे भोजन के साथ हानिकारक सूक्ष्मजीव चला जाता है हमारे भोजन के साथ हमारे पेट के अंदर, जो हमें बीमार कर सकता है, उसको क्या करता है? नष्ट करता है। और कहा जाता है जो पेट में जो HCl गैस निकलता है अमाशय में, वह इतना पावरफुल होता है कि एक ब्लेड को भी वो गला सकता है। सोच लीजिए, जब ब्लेड को गला सकता है तो जो सूक्ष्मजीव है उसको तो यूं ही नष्ट कर देगा। बहुत पावरफुल होता है। चलिए अब तीसरा है लाइपेज। क्या है? पहला देख लिए पेप्सिन, दूसरा देख लिए HCl, अब तीसरा देख रहे हैं लाइपेज। यह एंजाइम वसा का आंशिक पाचन करता है।
वसा यानी फैट, जैसे भोजन में हम लोग तेल खाते हैं, उससे वसा मिलता है। दूध खाते हैं, दूध में भी कुछ मात्रा में वसा होता है। उससे जो वसा यानी ये जो लाइपेज है वह फैट को यानी वसा को आंशिक रूप से पाचन करता है। आंशिक रूप करने का मतलब कुछ भाग को ये पाचित करता है, यानी पचा देता है। तथा वसा को यानी जो फैट है यानी वसा जो है, वसा को वसा अम्ल, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। वसा अम्ल मतलब फैटी एसिड, यानी वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। कहेगा लाइपेज का मुख्य कार्य क्या है? तो यह वसा का आंशिक पाचन करता है तथा वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, यानी फैटी एसिड में बदलता है और ग्लिसरॉल में बदलता है। अमाशय में ये सभी क्रियाएं होने के बाद, यानी जो तीनों एंजाइम अपना अपना काम किया, क्रिया हुआ, उसके बाद भोजन जो है काइम के रूप में, यानी जो हम भोजन किए थे, जो खाना खाए थे, वह उसमें ये सब जितना एंजाइम के बारे में पढ़े हैं उसके क्रिया करने के बाद भोजन किस में बदल जाता है? काइम में। काइम एक चिपचिपा ले जैसा पदार्थ होता है जो भोजन जो है पचते पचते उस रूप में चला जाता है, जिसे काइम बोलते हैं। काइम में बदल जाता है जो फ्लोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। देखिए फ्लोरिक छिद्र क्या है, जैसे यहाँ देखिए, ये इसमें पेप्सिन, HCl और क्या था? पेप्सिन, HCl और लाइपेज, तीनों के द्वारा पाचन क्रिया में भाग लेने के बाद जो भोजन था वह किस में बदल गया था? काइम में। और काइम जो है अमाशय से आगे बढ़ते हुए किस में जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में प्रवेश करते समय जो भाग है उसी को बोला जाता है फ्लोरिक छिद्र। क्या बोलते हैं? फ्लोरिक छिद्र। यानी अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करते समय जो अंग मिलते हैं जहाँ से काइम छोटी आंत में प्रवेश करता है उसी को बोलते हैं फ्लोरिक छिद्र। और इसी के द्वारा काइम जो है यानी भोजन जो है आगे छोटी आंत में प्रवेश करता है। चलिए अब देखते हैं छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितना? 6 मीटर, बड़ा लंबा 6 मीटर होती है। इलियम इसमें 6 मीटर का जो इसका भाग है उसमें एक इलियम भाग होता है छोटी आंत का। इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। कहते हैं इलियम क्या है? तो छोटी आंत है। छोटी आंत का यह भाग है जो सबसे लंबा होता है। ये लगभग 12 फीट लंबा होता है। ध्यान देना है, ये मीटर में है, ये फीट में है। यानी टोटल छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। टोटल छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। उसमें सबसे बड़ा भाग इलियम, और इलियम का लंबाई 12 फीट। 12 फीट कितना है? 12 फीट। इस भाग में भोजन का पाचन लगभग समाप्त हो जाता है। छोटी आंत में पाचन में सहायक एंजाइम, यानी छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन लगभग समाप्त हो जाता है छोटी आंत में ही। और छोटी आंत में भी एंजाइम निकलते हैं जो बचे हुए भोजन को पाचित करने में सहायता करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा एंजाइम है। पहला है पित्तरस, यानी यह जो है यकृत यानी लीवर से निकलता है। दूसरा है अग्नाशय रस, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। तीसरा है आंत्र रस, यह आंत की ग्रंथियों से निकलता है। ये जो है लीवर से जो निकलता है पित्त रस, यह क्षारीय स्वभाव का होता है। यह भोजन को क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है यह चीनी यानी मीठा जो पदार्थ हम खाते हैं उसको पाचन करने में यह सहायता करता है। यही अग्नाशय खराब हो जाता है, सही से अग्नाशय रस नहीं निकलता है इंसुलिन नाम का, तो लोगों में डायबिटीज यानी चीनी का बीमारी हो जाता है, यानी चीनी शरीर में बढ़ जाता है। आंत्र रस यानी यह आंत की ग्रंथियों से निकलता है। चलिए अब देखते हैं
जो यकृत है हमारा लीवर, जहाँ से पित्त रस निकलता है, देखिए यही है, इसको गॉल ब्लडर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लडर। इसी में पित्त रस स्टोर होता है, जमा होता है, जो कहाँ पे है? हमारे यकृत के पास ये पाया जाता है। और ये इसमें हरे रंग का पित्त रस इसमें जमा होता है। जरूरत पड़ने पर यहाँ से इसका उपयोग यकृत के द्वारा भोजन को क्षारीय बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं लीवर यानी यकृत क्या है। यकृत को लीवर बोलते हैं। यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg है। कितना होता है? 1.5 kg। बहुत ही बड़ा अंग है। यह एक स्राव क्या है? एक प्रकार का एक ग्रंथि है, यानी अंतः ग्रंथि है, जो हमारे पेट में पाया जाता है। दाहिने साइड में, बाएं साइड में अमाशय और दाहिने साइड में यकृत होता है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। और ये बहुत ही हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। जितना हमारे शरीर से डिटॉक्स जो भी करता है, हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ जितने हमारे शरीर में बनते हैं, उसको ख़त्म डिटॉक्स कौन करता है? लीवर करता है। अगर लीवर नहीं शरीर सही से वर्क करेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम जीवित सही से नहीं रह पाएंगे, हमेशा बीमार रहेंगे। इसलिए लीवर बहुत ही हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। और ये देखिए, ये है पैनक्रियाज। चलिए इस सब के बारे में फिर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। अब अगला जो क्लास होगा हमारा, यह इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा। 1-2 टॉपिक बच गया है, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो इसके बाद वाला जो क्लास होगा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें आप लोग को परीक्षा से संबंधित सारी क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो कराया जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।